गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक आपको आज करवाते हैं आज के लेक्चर में। तो आज हमें यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं और एक छोटा सा रिजल्ट करने वाले हैं कि बच्चों को जिस टॉपिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चों को एप्स, एप्साइडल डिस्टेंस एंड एप्साइडल एंगल, इनकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो पाती है कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़। क्लियर। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में एप्स क्या होता है, एप्साइडल डिस्टेंस क्या होता है एंड एप्साइडल एंगल क्या होता है। क्लियर। तो इसके लिए अपने पास सबसे पहले देखो एप्स क्या है अपने पास। एप्स क्या होता है अपने पास? एन एप्स इज ए पॉइंट ऑन ए सेंट्रल ऑर्बिट। एक एप्स है वो किसके ऊपर एक पॉइंट होता है? एक सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर क्या होता है? कोई एक पॉइंट होता है अपने पास एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन। जहां पे अपन क्या करते हैं? एक रेडियस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। पहले इतनी डेफिनेशन को यहाँ पर प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो ये अपन ने क्या ले लिया, कोई भी ये अपन ने क्या ले लिया, अपन ने सेंट्रल ऑर्बिट। ये क्या ले लिया अपन ने? कोई भी सेंट्रल ऑर्बिट ले लिया। क्लियर। मान लो यहाँ पर कोई भी सेंट्रल ऑर्बिट लेके चल रहे हैं, इसके ऊपर अपन ने मान लो ये इसका कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लिया P, इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया? ये R रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया अपन? एक रेडियस वेक्टर को ड्रॉ किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ये O जो पॉइंट होता है मेरे पास, मान लो ये पॉइंट जो लिया, ये O पॉइंट मेरे पास किसका काम कर रहा है? सेंटर ऑफ फोर्स का काम कर रहा है। क्लियर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू दिस पॉइंट P। क्लियर। हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कि उसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए? मैक्सिमम और मिनिमम होनी चाहिए। और वो मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकती है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि मान लो मैं क्या करूंगा, इस P पॉइंट के ऊपर क्या कर देंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस कर्व के ऊपर जो अपने पास सेंट्रल ऑर्बिट लिया है उसके इस पॉइंट P के ऊपर क्या कर देंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया T और T डैश से। अगर वो टेंजेंट मेरे पास इस रेडियस वेक्टर के ऊपर क्या रहता है? परपेंडिकुलर। कहने का मतलब मेरे पास क्या है? अगर ये OP अगर परपेंडिकुलर होता है किसके? T डैश के, जो अपना टेंजेंट था, अगर ये आपस में कैसे होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो मेरा पॉइंट P होगा, तो ये पॉइंट P मेरे पास क्या कहलाता है? एप्स कहलाता है। आई थिंक सबको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। क्लियर। तो मतलब ये जो मेरे पास P पॉइंट है P R थीटा, ये P पॉइंट किसका काम करेगा? एप्स का। अब बात आती है एप्साइडल डिस्टेंस की। एप्साइडल डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये मेरे पास था सेंटर ऑफ फोर्स, ये क्या लिया था अपन ने? एप्स। तो एप्स और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसी को क्या बोला जाता है अपने पास? एप्साइडल डिस्टेंस। मतलब जो सेंटर ऑफ फोर्स और एप्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ फोर्स। अब बात करते हैं किसकी? एप्साइडल एंगल की। कि सर एप्साइडल एंगल क्या है? मान लो ये पॉइंट तो अपन ने लिया था P एप्स, ठीक है। मान लो किसी टाइम पे रेडियस वेक्टर मान लो कितने हैं? ये भी आ रहा है, मतलब अनदर टाइम पे मैंने रेडियस वेक्टर ले लिया। किसी टाइम पे रेडियस वेक्टर मान लो ये होगा अपने पास। तो मान लो मैं अगर ये दो नए रेडियस वेक्टर लेके चलता हूँ, तो किन्हीं दो रेडियस वेक्टर के बीच में मतलब consecutive apsidal distance, the angle between any two consecutive apsidal distances। तो मान लो पहले किसी टाइम में लो t1 पे मान लो ये मेरे पास किसका काम कर रहा था? रेडियस वेक्टर का। अब मान लो टाइम t2 पे मेरे पास उससे नेक्स्ट जो मेरे पास अपसाइडल जो डिस्टेंस है वो जो अपने पास, तो वो कितना है अपने पास? ये T2 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। टाइम एनी टाइम T2 पे मान लो मेरे पास ये एक्चुअल में अपसाइडल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो अपने पास इन दोनों अपसाइडल डिस्टेंसेस के बीच में जो अपने पास एंगल बन रहा होगा, उसी एंगल को क्या बोला जाता है? अपसाइडल एंगल। तो वो जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल कौन सा होगा? ये मान लो इस एंगल को आप किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मान लो फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मतलब ये जो एंगल बन रहा है फाई, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? अपसाइडल एंगल। क्लियर। आई थिंक सबको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने जो एक चीज बोली थी कि OP जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? T डैश के। उसी के बेस पे इसका एक छोटा सा रिजल्ट भी रहता है, मैं आपको यहाँ पे प्रूव भी कर देता हूँ। क्या? चलिए देखिए। तो क्या बोल रहा है अपने पास इस थ्योरम के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये BSc BA के बच्चों के लिए जितने भी आते हैं अपने पास, कि 8n apps the particle moves at a the particle moves at right angle
टू द रेडियस वेक्टर, टू द रेडियस वेक्टर। क्लियर? मतलब कहना क्या चाहता है अपने पास कि एट द एप्स द पार्टिकल जो होगा वो मूव करेगा एट ए राइट एंगल पे मूव करने वाला है अपने पास, ठीक है, टू द रेडियस वेक्टर। या इस तरह से भी बोल सकते हो कि एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कि रेडियस वेक्टर के ऊपर अपने पास एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज क्या होगा अपने पास परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो किस तरीके से इसका प्रूव करोगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ, अगर मैं एप्स की पढ़ चुके हैं यहाँ पे, एप्साइडल डिस्टेंस आर जो अपने पास क्या होता है अपने को पता है, एट एन एप्स अगर मैं बात करूँ एप्साइडल डिस्टेंस क्या होता है अपने पास, मैक्सिमम होता है या मिनिमम होएगा, ठीक है। एट एन एप्स अगर मैं प्रूफ की बात करूँ तो एट एन एप्स अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दी एप्साइडल डिस्टेंस जो अपने पास किससे रिप्रेजेंट किया था अपने आर से, तो एप्साइडल डिस्टेंस आर इज मैक्सिमम या फिर क्या होता है अपने पास मिनिमम। क्लियर कि एप्साइडल डिस्टेंस या तो क्या रहेगा अपने पास मैक्सिमम होगा या क्या होगा मिनिमम। और आपका जो पढ़ के आते हैं यू, तो यू किसके इक्वल होता है अपने पास 1/r के। यू की वैल्यू किसके इक्वल लेके चलते हैं, यू होता है 1/r, तो मतलब अगर r मैक्सिमम और मिनिमम है एप्स के ऊपर तो u भी क्या होगा अपने पास, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो इज ऑल्सो मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, एट एन एप्स। तो ये भी क्या रहने वाला अपने पास मैक्सिमा या मिनिमा किसके ऊपर, एप्स के ऊपर। अगर इसका मैं क्या कर दूं डेरिवेटिव, तो यहाँ से du बाय में d थीटा, अगर इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास du बाय डी थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा का कोई टर्म है ही नहीं, तो ये कितना कि r तो डिस्टेंस लेके चलो, डिस्टेंस कैसा होता है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो मतलब du बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। मैं इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ एज ए 1। क्लियर? और फॉर एनी कर्व आप पैरेलल फॉर्म के अंदर पढ़ चुके हैं इसको, फॉर एनी कर्व, ठीक है, जो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ा था पैरेलल फॉर्म के अंदर, तो क्या पढ़े थे वहां पे अपने पास कि 1/p² जो होता है वो किसके इक्वल होता है u² प्लस du बाय में d थीटा का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे फ्रॉम 1 से अगर मैं बात करूँ तो du बाय d थीटा का होल स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, तो मतलब ये कितना आ गया 1/p² इक्वल टू कितना u²। क्लियर? तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय फ्रॉम 1, क्योंकि फ्रॉम 1 से क्या पता चला कि du बाय d थीटा कितना है 0, तो du बाय d थीटा का होल स्क्वायर भी कितना होगा 0, और u किसके इक्वल होता है 1/r, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से कि 1/p² जो हो गया वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/r² के। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि p की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई r, तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास r, और p सबको पता है कि p किसके इक्वल होता है अपने पास r sin phi, p किसके इक्वल होता है r sin phi। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा अपने पास r sin phi इज इक्वल टू कितना अपने पास r, तो r से r कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने पास sin phi की वैल्यू कितनी हो गई 1, और sin phi 1 कब हो सकता है अपने पास, दैट इम्प्लाइज phi को कितना होना पड़ेगा 90। क्लियर? और क्या यही प्रूव नहीं करने वाले थे कि मेरे पास 8 एप्स द पार्टिकल्स मूव्स 8 एन राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर, और यही आपने प्रूव करना था। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज जो थ्योरम करवाने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अपने पास, टू प्रूव दैट एनालिटिकली व्हेन सेंट्रल एक्सेलरेशन मतलब f, ठीक है, वेरीज एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ r से, तो मतलब f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r की कुछ पावर्स के, ठीक है। देयर आर एट द मोस्ट 2 एप्साइडल डिस्टेंस, तो अपने को प्रूव क्या करना है, यहाँ पे कितने एप्साइडल डिस्टेंस मिलने वाले हैं, 2 एप्साइडल डिस्टेंस मिलने वाले हैं। अगर किसी ने भी एप्साइडल डिस्टेंस वाले डेफिनेशंस वगैरह की अपनी जो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो पहले वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे कितने एप्साइडल डिस्टेंस होंगे,
एट द मोस्ट टू अपसाइडल डिस्टेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को दिया क्या हुआ है कि f जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r के कुछ ना कुछ पावर्स के। तो अपन ने मान लिया कितने के प्रोपोर्शनल है कि f जो सेंट्रल एक्सेलरेशन जो है अपने पास, जो अपने पास किसके इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, मान लिया r रेज़ टू पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज होएगा, तो आपने वो कांस्टेंट यूज कर लिया लैम्डा। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैम्डा इनटू f जो इक्वल हो गया किसके, लैम्डा इनटू में r रेज़ टू पावर n के इक्वल। क्लियर। और अपने को सबको पता होता है कि r किसके इक्वल होता है, 1/u के। तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा तो f जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बाय में u रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, n। लैम्डा बाय में u रेज़ टू पावर n। क्लियर। अब यहाँ पे क्या अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होती है, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो क्या आती है अपने पास, आपने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का u इज इक्वल टू किसके होता है, f बाय में h स्क्वायर u स्क्वायर के। तो यहाँ पे अपने को f की वैल्यू तो दे रखी है, तो f की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और वो क्या कर देंगे इसके अंदर यूज कर देंगे। अगर वो वैल्यू यहाँ पे यूज करूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर u बाय में डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, लैम्डा बाय में u रेज़ टू पावर n, ठीक है, और साथ में क्या पड़ा हुआ था पहले 1/h स्क्वायर इनटू में u स्क्वायर। तो ये u की पावर n, ये u का स्क्वायर, तो मतलब ओवरऑल कंप्लीट बेस चेंज पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो ये क्या बन गया, लैम्डा बाय में u रेज़ टू पावर n प्लस 2 इनटू में 1 बाय में h स्क्वायर। क्लियर। तो ये वैल्यूज आ गई अपने पास। अब नेक्स्ट क्या करोगे यहाँ पे कि इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लैम्डा इनटू में u रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा माइनस n प्लस 2, ठीक है, और इनटू में क्या पड़ा रहेगा अपने पास 1 बाई सबके बारे में h स्क्वायर, तो कांस्टेंट ये ऐसे। क्लियर। अब मेन बात यहाँ पे क्या है कि मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इनटू में du बाय डी थीटा। मैंने इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इनटू में du बाय डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बताऊंगा कि मैंने इसको ही मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इनटू में, तो कितना हो जाएगा 2 इनटू में, तो कितना आ जाएगा अपने पास du बाय डी थीटा, ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा डी स्क्वायर u बाय डी थीटा स्क्वायर, प्लस अपन ने किया 2 इनटू में, ये कितना हो जाएगा 2 इनटू में u du बाय डी थीटा। क्लियर। और इधर कितना पड़ा हुआ लैम्डा बाय में कितना अपने पास h स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो h पड़ा रहेगा, इनटू में, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 इनटू में u रेज़ टू पावर माइनस का n प्लस 2 इनटू में कितना हो जाएगा du बाय में डी थीटा। क्लियर। ये वैल्यू बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को सिर्फ क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। अगर मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँ इंटीग्रेशन, इधर भी क्या हो जाएगा सबका बोथ साइड अगर मैं क्या कर देता हूँ इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है ये तो बाहर ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, इसका। क्लियर। इनका इंटीग्रेशन किस तरीके से करोगे, तो अपने को पता, देखो यहाँ पे मान लो अपने पास ये फंक्शन है, ठीक है, हाँ इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ डी स्क्वायर u बाय डी थीटा स्क्वायर इनटू में du बाय डी थीटा, तो आपको देखने में थोड़ा आसानी होगी। तो अपने एक फॉर्मूला पड़ा होता है इंटीग्रेशन के, अगर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है f रेज़ टू पावर n, इनटू में क्या पड़ा हुआ अपने पास f डैश, मान लो f डैश f की पावर n पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ अपने पास कि f डैश x, मतलब उसी का अगर डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है और उसका आप क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो वो फॉर्म इंटीग्रेशन क्या होगा हमेशा f ऑफ x की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास n प्लस 1, एक पावर इंक्रीज हो जाती है और नीचे भी कितना आ जाएगा n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास जो वैल्यू है, ठीक है, ये किसका काम कर रही है, फंक्शन का। क्लियर। ये किसका काम कर रही है अपने पास, du बाय डी थीटा पड़ा हुआ है, से लिखा हुआ है,
और ये क्या पड़ा हुआ उसका डेरिवेटिव। ये किसका काम कर रहा है अपने पास, फंक्शन का। तो ये क्या पड़ा हुआ उसका साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ। तो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हुआ तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और बाय में 2। तो ये क्या आने वाला है अपने पास du बाई डी थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बाय में कितना आ जाएगा 2। और ये 2 तो कांस्टेंट पड़ा ही था तो उस 2 से वो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। प्लस सेम इसके अंदर तो u का डेरिवेटिव बिल्कुल उसके साथ पड़ा हुआ तो u का सीधा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 और 2 कांस्टेंट बाहर साथ में पड़ा हुआ तो उस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर। और सेम अपने पास इज इक्वल टू लैम्डा बाई एक्स के एज इज 2 कांस्टेंट पड़ा हुआ वो भी एज इज। अब u की पावर का डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन करें तो u का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ तो जितनी भी पावर है उसके अंदर 1 क्या कर दो ऐड। ये u की पावर कितना था अपने पास माइनस का n माइनस का 2 1 ऐड कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा माइनस का n माइनस का 2 प्लस का 1। क्लियर। ये इंटीग्रेशन आ गया अपने पास प्लस कोई ना कोई क्या आ जाएगा साथ में कांस्टेंट भी जिसको नाम दे सकते हो एज ए c1। कांस्टेंट को क्या नाम दे सकते हो एज ए c1। क्लियर। ठीक है चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस का 2 प्लस का 1 तो ये कितना बचेगा अपने पास माइनस का n माइनस का 1। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो ये भी कितना बन जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास n प्लस का 1। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो दूसरी टर्म्स कैंसिल हो इसको क्या कर देते हैं रद्द कर देते हैं। ठीक है चलो देखने में सही लगेगा। तो अपने पास एक्चुअल जो टर्म्स बच गई वो ये बची। ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे अपने को सबको पता होता है कि जो du बाई डी थीटा जब मैंने कल आर्टिकल कराया था उसमें बताया भी था कि r क्या होता है एब्साइडल डिस्टेंस था अपने पास। तो r इज इक्वल टू होता है अपने पास क्या 1 बाई u या ऐसे बोल सकते हो कि u जो होता है किसके इक्वल होता है 1 बाई r के इक्वल। तो अगर r एब्साइडल डिस्टेंस है तो du बाई डी थीटा क्या हो जाएगा अपने पास 0। क्लियर। तो यहाँ पे जहाँ पे भी du बाई डी थीटा दिख रहा है अपने पास वहाँ पे क्या पुट कर दो 0। तो अगर du बाई डी थीटा ये अपने पास 0 हो गया तो बचा क्या u स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया 2 बाई में x स्क्वायर इनटू में लैम्डा इनटू में क्या पड़ा हुआ है u की पावर ये यहाँ पे कितनी है अपने पास तो u रेज टू पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट c1 और बाई में क्या पड़ा हुआ माइनस ऑफ n प्लस। क्लियर। ये टर्म्स पड़ी हुई है। ठीक है अब नेक्स्ट क्या करोगे क्या मैं यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। h स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में u स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो अगर h स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा ठीक है या पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं h स्क्वायर से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है एक मिनट बस चेंज कर देते हैं पहले। ठीक है ये x स्क्वायर है ना ये स्टार्टिंग में ही इसने इस साइड रख लिया था। ठीक है तो लास्ट में कैलकुलेशन में थोड़ा h को निकालना आसान हो जाए। तो ये मैंने h स्क्वायर इधर के बजाय अगर इधर रखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है तो बस इतना ही चेंज किया इसने। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने h स्क्वायर जो अपने पास था ठीक है तो ये कहाँ आ जाएगा इस साइड मल्टीप्लाई में। ठीक है तो यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स के साथ भी क्या पड़ा रहेगा अपने पास h स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर। फिर h स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा तो h स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा। ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ये h स्क्वायर u स्क्वायर किस लिए इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा u की पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 बाय में माइनस ऑफ n प्लस 1 प्लस का c1। अगर यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी u स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इन दोनों में क्या चला जाएगा डिवाइड में। क्लियर। तो u स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है तो u स्क्वायर और c1 के बारे में भी कितना आ जाएगा u का स्क्वायर। अब u ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2 u की पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -2 तो मतलब यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा -2 क्योंकि बेस से में पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो ये कितना हो गया u की पावर ये कितना है माइनस तो फिर से कॉमन तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 ये कितना हो गया n प्लस 3 बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2 लैम्डा u की पावर माइनस
n+3 बाय में माइनस ऑफ n+1 प्लस का c1 बाय में u स्क्वायर। तो यहाँ तक अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है किसकी, h स्क्वायर की। अब जहाँ पे भी क्या दिख रहा है, h दिख रहा है, h की जगह पे कितना पुट कर दो, जहाँ पे भी u दिख रहा है u की जगह पे कितना पुट कर देंगे 1/r, या लिख सकते हैं कि r की पावर -1। क्लियर। तो u की जगह पे r की पावर -1 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा h स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी अपने पास 2 लैम्डा, ठीक है, इनटू u की पावर माइनस, u की जगह पे r की पावर -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो r की पावर हो जाएगी n+3, ठीक है, और बाय में कितना है अपने पास माइनस ऑफ n+1 और ये कितना हो जाएगा अपने पास c1r स्क्वायर प्लस का c1r स्क्वायर। क्लियर। तो ये वैल्यूज आ चुकी है अपने पास। अब क्या करना है अपने पास कि अपने को r की हाईएस्ट पावर को अलग निकालना है किसी भी तरीके से। तो r की हाईएस्ट पावर को अलग किस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे r की पावर n+3 के पास, ठीक है, उसको पहले तो इसके अलावा जितना भी टर्म्स है उसको एक साइड लेके जाओ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 लैम्डा r⁻n+3 बाय में कितना है माइनस ऑफ n+1। तो ये अगर इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना बन जाएगा h² माइनस c1r², h² माइनस c1r²। अब ये n+1 इधर क्या पड़ा होगा अपने पास डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से वाली कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा r⁻n+3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा h² इनटू में कितना आ जाएगा n+1, और ये माइनस भी साथ चलता रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो c1 इनटू में कितना आ जाएगा n+1 इनटू में r का स्क्वायर। क्लियर। तो ये टर्म्स आ चुकी है अपने पास। अब ये 2 लैम्डा भी अपने पास क्या पड़ा हुआ है कांस्टेंट, ये 2 लैम्डा भी उधर जाके क्या हो जाएगा दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड में। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 लैम्डा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। क्लियर। दोनों के साथ क्या आ गया लैम्डा डिवीजन में आ गया। अब बात करते हैं, तो ये मेरे पास टर्म्स बन गई, r के अंदर एक इक्वेशन मिल गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर। r की पावर के अंदर क्लियर है सबको ये, ठीक है। तो ये टर्म इधर आके किसकी हो जाएगी जब मैं लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगी किसकी प्लस की, और ये टर्म किसकी हो जाएगी माइनस की, और ये इक्वल टू सारा किसके हो जाएगा 0 के। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो चेंज ऑफ साइन कितने आ रहे हैं। डिस्कार्ड रूल सबके अंदर सबने पढ़ा हुआ होता है ना, तो डिस्कार्ड रूल के अंदर अगर मैं यहाँ पे n और r की कुछ भी वैल्यूज पुट कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम कितने चेंज निकाल सकते हो, तो मैक्सिमम तुम कितने चेंज निकाल सकते हो 2 चेंज ऑफ साइन मिलेंगे, 2 चेंज ऑफ साइन मिलने वाले हैं कि आप n और r की कुछ भी वैल्यू रख लो, सॉरी, ठीक है, तो n और r की कुछ भी वैल्यू रखने पे यहाँ पे n की c1 की, r तो सिंपल सी बात है क्या की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कांस्टेंट की, r की और c1 की कुछ भी वैल्यू रख लो, तो इनके मैक्सिमम कितने चेंज ऑफ साइन कर सकते हो, सिर्फ 2 ही चेंज ऑफ साइन कर सकते हो, इससे ज़्यादा चेंज ऑफ साइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पे कि बाय डिस्कार्ड रूल अगर यहाँ पे 2 ही चेंज ऑफ साइन मैक्सिमम पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे अपने पास कितने जो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ r मिलेंगे अपने पास, तो एट मोस्ट यहाँ पे कितने रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे 2 पॉजिटिव अपने पास रूट्स मिलेंगे जब आपको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 2 ही चेंज ऑफ साइन मिलेंगे तो अपने पास क्या होते हैं 2 पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव केसेस के अंदर यहाँ पे कितने रूट्स मिले हैं 2 चेंज ऑफ साइन आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये मान लो ये भी पॉजिटिव मेरे पास कितने चेंज ऑफ साइन आए अपने पास कि 1, उसके बाद कितना हो जाएगा अपने पास 2। तो मैक्सिमम जो चेंज ऑफ साइन आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, क्योंकि एक मिनट इक्वेशंस को इधर लेके आए थे, माइनस का कितना n+1, कर दी। यहाँ पे स्कूटर लेके आए थे पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये रहेगा नेगेटिव का, ये तुम्हारे पास रहेगा पॉजिटिव का। तो यहाँ पे कितने चेंज ऑफ साइन मिलने वाले हैं, सिर्फ 2 ही चेंज ऑफ साइन मिलने वाले हैं।
मैक्सिमम मतलब कितने पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे, 2 पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे। तो उन पॉजिटिव रूट्स ऑफ आर अगर 2 ही मिलने वाले हैं तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपने पास कि देयर आर एट द मोस्ट कितने अपने पास अपसाइडल डिस्टेंस होंगे, 2 ही अपसाइडल डिस्टेंस पॉसिबल हैं। क्योंकि यहाँ पे आर क्या होता है, आर की अगर 2 ही डिफरेंट वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आर जो अपसाइडल डिस्टेंस होता है तो मतलब आपके पास कितने अपसाइडल डिस्टेंस मिलने वाले हैं, सिर्फ 2 ही अपसाइडल डिस्टेंसेस पॉसिबल है। क्लियर। तो नेक्स्ट चलिए लास्ट डेफिनेशन जो अपने पास है तो वो क्या बोलती है उसको भी कर लेते हैं और उसके बाद आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रत्येक वीडियो के अंदर। लास्ट आर्टिकल बोलता है क्या अपने पास, वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनाइट, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अपने पास। ठीक है, अब मैं सिंपल अगर राइडिंग में बताऊं वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी क्या है एक्चुअल में। ठीक है, मान लो ये अपने पास क्या है अपनी अर्थ। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है वो मान लो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट पे, वो कैसा था, रेस्ट में था, और वहाँ से वो अपने पास अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सेंट्रल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है, उसके कॉन्टैक्ट में आया तो वो पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ के अंदर अर्थ की टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है अपने पास सेंट्रल जो है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एफ। ठीक है, तो मान लो ठीक है, तो ये जब रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो कभी ना कभी अपने उसके ऑर्बिट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो मान लो ये आपने पोजीशन ले ली किसकी, जो आप पी पोजीशन बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा अपने पास, वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनाइट। सिंपल वर्डिंग बोला जाए व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स the velocity that it would acquire, तो कितनी वेलोसिटी वो acquire करता है if it is moved from rest at infinite to that point। तो मान लो इस पॉइंट की पोजीशन से उसने मूव करना स्टार्ट किया, इनफाइनाइट से मूव करना स्टार्ट किया उसने। ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, तो वो जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को क्या नाम दिया जाता है अपने पास, वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनाइट। क्लियर हो गया होगा सबको। अब यहाँ पे एक मान लिया कि पार्टिकल मूव अंडर सेंट्रल फोर्स एफ पर यूनिट मास एक्वायर वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी को वो एक्वायर कर लेता, मान लिया v वेलोसिटी को उसने एक्वायर कर लिया एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट इनफाइनाइट। तो पहली इक्वेशन सबको पता है कितनी होती है, उसका यूज करेंगे यहाँ पे हमेशा इसके क्वेश्चन में। h स्क्वायर बाय में कितनी होती है, p क्यूब इनटू में क्या लेके चलते थे, dp बाय में dr। तो ये किसके इक्वल होता था अपने पास, f के। अगर यहाँ पे इसका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके dr तो इधर ले जाओ। ठीक है, dr तो इधर चला जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, h स्क्वायर कांस्टेंट। ठीक है, और क्या रहेगा अपने पास, p क्यूब का इंटीग्रेशन, p की पावर -3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, p की पावर -2 बाय में कितना आ जाएगा अपने पास, -2। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ f dr प्लस कोई नहीं कोई कांस्टेंट भी आएगा जिसको नाम दे दिया c। क्लियर। और अपने को पता है कि अपने पास अगर बात करो तो h बाई पी जो होता है तो वो किसके इक्वल होता है अपने पास, h बाई पी क्या होता है, v के इक्वल। h बाई पी क्या होता है, v, क्योंकि वेलोसिटी अपने कैपिटल v लिया है तो ये एक्चुअल में क्या है, p की पावर -2 का मतलब क्या है, p का स्क्वायर। क्लियर। h स्क्वायर बाई p स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, v स्क्वायर। ये कितना बन गया, -1/2 v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ f dr प्लस कांस्टेंट c हो गया। क्लियर। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये जो अपने पास इक्वेशन बनी है, ये माइनस को मैं अगर इधर ले जाऊँ वो तो कांस्टेंट, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो इक्वेशन बनी ना, इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है अपने पास एनर्जी इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। ये इक्वेशन को क्या नाम बोला जाता है अपने पास, एनर्जी इक्वेशन ऑफ किसकी अपने पास, सेंट्रल ऑर्बिट। क्लियर। अब अगर बात की जाए इससे नेक्स्ट
तो वहाँ पे क्या अपने पास सिंस द पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था अपने पास इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन करेंगे ओवरऑल पाथ का अगर, तो यहाँ पे तो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है और मान लो एंड एक्वायरिंग वेलोसिटी भी मान लो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आर डिस्टेंस यहाँ पे कितना लेके चल रहा हूँ, अगर मान लो ये पोजीशन कितनी है ए, ठीक है, एक्वायर ये वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर रहा था अपने पास v वेलोसिटी एक्वायर कर रहा था, कब जब मेरे पास r की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है अपने पास बोल रहा है वेलोसिटी v, ठीक है, कब यहाँ पे व्हेन r जो होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास a के इक्वल, व्हेन r जो होगा किसके इक्वल होगा a के इक्वल, क्लियर। तो उस टाइम के अंदर अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक मूव करवा रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक ए तक मूव करवा रहे हैं, तो मतलब अपने पास अगर मैंने लिमिट्स फाइनाइट कर दी तो अभी कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्लियर। तो यहाँ पे जो अपने पास सिंपल बोल सकता हूँ कि हाफ ऑफ जो v स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लिमिट करो टू a, ये किसके इक्वल हो जाएगा एफ डी आर प्लस एफ डी आर के इक्वल, क्लियर। ये फॉर्मूले का आप यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। कल इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, और ये जो आज थ्योरम किया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।